नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जूही। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस से। ईवीएम पर जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान, चुनाव में वीवीपैट बढ़ाई जाएगी पारदर्शिता। प्रधानमंत्री की 3 तलाक पर राजनीति नहीं करने की सलाह, महिलाओं को हक दिलाने के लिए आगे आए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग। विपक्ष ने बताया कथनी और करनी में अंतर। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, नामांकन नहीं कराने पर ड्यूटी और क्रेडिट होंगे रद्द। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित आय का ब्यौरा देने का भी आज आखिरी दिन। सूचना लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना में ठनी, नवाज शरीफ ने करीबी सहयोगी तारिक फातमी को किया बर्खास्त, सेना ने बताया अधूरी कार्रवाई। और मलेशिया में अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज, भारत और ब्रिटेन के बीच पहला मुकाबला रहा ड्रॉ, आज न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। ईवीएम मसले पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग जल्द ही राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उनकी शिकायतों को दूर करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक आयोग राजनीतिक दलों के सामने ईवीएम के निष्पक्ष होने के सबूत देगा। देश में ईवीएम की विश्वसनीयता पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक आयोग जल्द ही इस मसले पर तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों को ये बताया जाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जल्दी एक ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे जिसमें ईवीएम के बारे में उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारी ईवीएम नॉन टेम्परेबल हैं, सिक्योर्ड हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सेफगार्ड्स के अंतर्गत। और दूसरा एक चैलेंज के बारे में भी इलेक्शन कमीशन प्लान कर रहे हैं, इनका टाइम टेबल अभी वर्कआउट हो रहा है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में नसीम जैदी ने कहा कि चुनाव आयोग आने वाले हर चुनाव में वीवीपैट की सुविधा देने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर तक 15 लाख वीवीपैट मशीनें तैयार हो जाएंगी। सितंबर 2018 तक जो हमारे 15 लाख के करीब वीवीपैट हैं उनका निर्माण हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी में है। हम देश की जनता को अपने पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों के यूज़ के बारे में एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे, शिक्षा का कैंपेन चलाएंगे ताकि वोटर्स खुद अपना वोट देखें कि जो बटन उन्होंने दबाया वो बटन सही जगह उनके कैंडिडेट और उनके सिंबल को गया या नहीं गया। हाल ही में करीब 16 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। पार्टियों की मांग थी कि आने वाले चुनावों में आयोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की व्यवस्था बहाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक पर राजनीति करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के समाज सुधारक महात्मा बसवेश्वर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। विपक्ष ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसी टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 तलाक पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को महिलाओं के हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही हैं, जो बीत रही हैं, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। इन दलों का कहना है कि पहले सरकार अपनी कथनी और करनी एक करे और फिर किसी को सलाह दे। बसवेश्वर खुद ही ने कहा, नोडदंते नडियेबेकु, यानी जैसा कहते हो वैसा चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कहना बसवेश्वर का, चलना तो आरएसएस का। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके बारे में बोलते हैं, वो मुस्लिम महिलाओं की तरफ उनके अधिकारों के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो केवल एक राजनीतिक तुच्छ समझ को लेकर किसी कम्युनिटी को किस रूप में हम और इसको अलग थलग करें, वो रवैया है उनका। दूसरों के लिए सुधार की बात कह रहे हो, तो जैसे आपके यहाँ आप कह रहे हो कि धीरे धीरे सुधरेगा, वैसे वहां भी धीरे धीरे सुधरेगा। और जब कोर्ट में है केस
तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पोस्ट पे वो बोलेगा, तो ये तो वाजिब बात नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने लंबित है। पीठ जल्द ही इस पर सुनवाई कर इसकी वैधानिकता पर फैसला देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की है। ट्विटर पर जारी एक संदेश में उन्होंने कहा कि वो गलतियों पर आत्मचिंतन करके उन्हें सुधारेंगे। हालांकि विरोधी दलों ने उनकी मंशा पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर जारी अरविंद केजरीवाल के संदेश से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। आम पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संदेश में एमसीडी चुनाव के बाद पहली बार हार स्वीकार की। उन्होंने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और ये वक्त काम करने का है, बहाने बनाने का नहीं। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि उनसे भूल हुई। पार्टी के मुताबिक हार की समीक्षा हर स्तर पर की जा रही है। आज हमारे विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि जितना काम 2 साल में दिल्ली सरकार ने किए हैं उतना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। लेकिन वो कम्युनिकेशन कहाँ मिस हुआ है कि आम आदमी तक वो बात पूरी नहीं पहुंची है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा जो है, साथ साथ ही जो पूरे जो नेतृत्व है, जो पदाधिकारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे खुले मन से बात हो रही है और एक ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जिससे कि हम जो सपना लेकर के देश में एक बदलाव के लिए दिल्ली में ये मॉडल खड़ा हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो उस पर सफलतापूर्वक काम कर सके। हालांकि विरोधी दल उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रख रहे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने माफी मांगने में बहुत देर कर दी। बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। लगातार जानबूझ की गलतियां करते हैं और माफी मांगने का स्टंट करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे झूठे और धोखेबाज, बार बार गिरगिट जैसा रंग बदलने वाले व्यक्ति के माफी पे विश्वास दिल्ली नहीं कर सकती। अब तो उनके लोगों का ही आम आदमी पार्टी पे उन पे विश्वास नहीं रहा, तो फिर लोग क्या विश्वास करेंगे। और ये भी एक नया ड्रामा है, नया स्टंट है। वहीं कांग्रेस ने इसे मजबूरी में दिया गया बयान करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी में असंतोष को देखते हुए केजरीवाल ने एक तरफा बयान जारी किया। अब मजबूरी है चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि उनको लग रहा है कि अंदर बड़ा असंतोष है, ऐसा ना हो पार्टी टूट जाए मेरी। तो आखिर में वन साइडेड ट्वीट करके बोले हैं वो, अपने कोलीग के साथ बैठकर फिर नतीजे पे आते हैं ना कि हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि नहीं वाकई में गलती हुई है। गलती आपके काम में हुई है, आपकी सोच में गलती हुई है, आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा करा, उसके नतीजे हैं ये। हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 270 में से 48 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। उससे पहले हुए पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाईं। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन पार्टी के भीतर भी असंतोष सामने आया। कुमार विश्वास, अलका लांबा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कानूनों का सख्ती से पालन कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसी को दंडात्मक शक्तियों का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कानून तोड़ने वालों को सख्त संदेश मिले। वित्त मंत्री प्रवर्तन दिवस पर कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून का कड़ाई से पालन होने पर राजस्व में बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे जनहित का नुकसान होता है। वित्त मंत्री ने गड़बड़ियों को पकड़ने में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं राजस्व सचिव हसमुख अथिया ने कहा कि करीब 8-9 लाख कंपनियां सालाना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करती हैं और इनकी निगरानी की जा रही है। के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। अगर नामांकन नहीं कराया गया तो कारोबारियों के लिए इनपुट क्रेडिट और वेट रिफंड लेना मुश्किल हो जाएगा। जीएसटी की वेबसाइट पर एनरोल कराने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड को ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पर दर्ज कराना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होगी। केंद्र सरकार 1 जुलाई से देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून लागू करने जा रही है। इसके तहत व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल आखिरी तारीख तय की थी। जीएसटी लागू होने के बाद मौजूदा कानून में सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस
टैक्स जैसे कई कर खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित आय का ब्यौरा देने का भी आज आखिरी दिन है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए वादों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कई लोग खेती बाड़ी पर आयकर लगाने का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से किसानों पर टैक्स लगाने की कोशिश में है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि डीजल पर अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर पहले ही सरकार ने किसानों का बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि समूचे देश में किसानों की हालत खराब है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार किसानों पर कोई नया कर लगाती है तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों पर कर लगाने से साफ इनकार किया है। किसानों की जो लागत आती है अनाज पैदा करने में, उतना पूरा पैसा उनको दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी और उस पे 50% और दिया जाएगा प्रॉफिट की शक्ल। लेकिन सत्ता में आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी उसका उल्लेख नहीं किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आर्मेनिया और पोलैंड के दौरे को सफल बताया है। स्वदेश वापसी के दौरान विशेष विमान में उन्होंने दोनों देशों के साथ बेहतर रिश्तों का जिक्र किया। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आर्मीनिया और पोलैंड के साथ भारत के बेहतर रिश्तों का जिक्र करते हुए इसे और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। दो देशों के दौरे से वापस लौटते हुए विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से हुई मुलाकात और बातचीत को सकारात्मक बताया। There were two friendly countries where we were able to regenerate interest in each other's existence and in cooperation. It is true of Armenia also, a small country, but a very, very friendly country traditionally to us. There are little things that we need to do which have been done and will continue to be done. उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत को मिले सहयोग का भी आभार जताया। आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इसके खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दिया। The dimensions of the problem are understood by everyone, whether it is England, Belgium, France, Poland, Germany, or our own problems, or Indonesia, or Malaysia, any country. Terrorism has become like a pandemic. It is affecting every society. उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत और आर्मीनिया ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वहीं पोलैंड के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए करार किया गया। दोनों देशों ने माना कि खनन, रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उम्मीद जताई है कि द्विपक्षीय वार्ता और बढ़ते आर्थिक सहयोग की वजह से पोलैंड और आर्मेनिया से भारत के रिश्तों में और मजबूती आएगी। वॉर्सो से नई दिल्ली ऑन बोर्ड, कैमरा पर्सन्स अनिर्बान और संजय के साथ ही सहयोगी अमृता राय के साथ मैं कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए हमारे साथ। कोन्याक आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार होता है आवलैंग। इन पुरुषों को जनजात लड़ाका और शिकारी माना जाता है। आवलैंग त्योहार के दौरान जब ये पुरुष नाचते हैं तो इन बंदूकों से जमकर फायर भी करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK के 2 गुटों में विलय को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। ई पलानीसामी खेमे का कहना है कि बातचीत के लिए ये वक्त माकूल है, जबकि पनीर सेल्वम धड़ा अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है।
पनीर सेल्वम गुट की मांग है कि वीके शशिकला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की सीबीआई जांच हो। पलानीसामी के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक अम्मा गुट ने ओ पनीर सेल्वम धड़े पर बातचीत से मना करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अन्ना द्रमुक पुराची थलेवी अम्मा गुट का कहना है कि मांगे पूरी होने पर ही चर्चा करेंगे। वार्ता में देरी होने पर राज्य के वित्त मंत्री डी जयकुमार ने कहा कि वार्ता के लिए ये उपयुक्त समय है। वहीं आज तेलंगाना विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। पिछले साल पास हुए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। केंद्र की तरफ से मिले सुझाव के तहत राज्य सरकार की तरफ से सदन में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में नकली बीज की बिक्री पर रोक लगाने से जुड़े नए कानून का विधेयक भी पेश किया जाएगा। सदन की कार्रवाई 11 से शुरू होगी, जबकि विधान परिषद की बैठक दोपहर 3 बजे से है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद ये तीसरा मौका है जब एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज बुलाया गया विशेष सत्र भी बजट सेशन का ही हिस्सा होगा। इससे पहले 16 मार्च को भी विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं से बहाल हो गई हैं। 2 सप्ताह से ये सेवा घाटी में बंद थी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद 17 अप्रैल को ये पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर समेत 22 वेबसाइटों और ऐप पर पाबंदी बरकरार है। इन पर रोक 4 दिन पहले लगाई गई थी। प्रशासन का आरोप है कि इन साइट्स के जरिए भड़काऊ संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है। पाकिस्तान में सूचना लीक मामले को लेकर सरकार और पाकिस्तानी सेना में ठन गई है। मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भरोसेमंद साथी तारिक फातमी को सहायक पद से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन सेना ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है। सेना की तरफ से समिति की सिफारिशों पर पूरी तरीके से कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। फातमी को हटाने की अधिसूचना को लेकर टकराव पैदा होने के बाद पाकिस्तान सरकार ने हालात काबू में रखने की कोशिश शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना आनी अभी बाकी है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार और सेना के बीच टकराव की खबरें मीडिया में आई थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। डॉन में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने सेना पर आरोप लगाया था कि वो कुछ आतंकी संगठनों पर कार्रवाई में बाधा डाल रही है। सरकार ने लीक में अपना हाथ होने से इनकार किया था, लेकिन सेना का दावा था कि ये खबर उसकी छवि खराब करने के लिए लीक की गई है। इस मामले में नवाज शरीफ को सूचना मंत्री परवेज रशीद को भी हटाना पड़ा था। क्यूबा में शनिवार को एक सैन्य विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 8 जवानों की मौत हो गई। क्यूबन सेना की ओर से दुर्घटना की पुष्टि कर दी गई है। क्यूबन एयरलाइंस का एंटोनोव N-26 विमान उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अर्टेमिसा प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान एक पहाड़ से टकरा गया था। सरकार ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले 2010 में भी भीषण विमान हादसा हुआ था। इसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। कोरियन प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दावा किया है कि ये परीक्षण असफल रहा। हालांकि अभी तक उत्तर कोरिया की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दावा किया कि शनिवार सुबह उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि राजधानी प्योंगयांग 今回の北朝鮮による弾道ミサイルの発射は国連安保理決議等に違反するものであります。我が国としては直ちに北京の大使館ルートを通じて माना जा रहा है कि अप्रैल में उत्तर कोरिया का ये तीसरा असफल परीक्षण है। कोरियन प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि शांति बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की दरकार है। We need to avoid miscalculation and misunderstanding. We need to act now to prevent conflict and achieve sustainable peace. इससे पहले चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की। अमेरिका उत्तर कोरिया पर सख्त कदम उठाने की बात कर रहा है, लेकिन चीन और रूस का साफ कहना है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई के विरोध में है। 是坚持对话谈判解决的道路，
武力解决不了问题，反而会造成更大的灾难。对话谈判是唯一的出路。 संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उनका 100 दिन का कार्यकाल अमेरिका के इतिहास का सबसे शानदार है। ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने शनिवार को 100 दिन हो गए। शुक्रवार को पेंसिल्वेनिया में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 14 हफ्तों में उनके प्रशासन ने कई बड़े बदलाव किए हैं। उनका प्रशासन नौकरियां वापस लाने में सफल रहा है। अमेरिकी कंपनियां अब देश में रुकना चाहती हैं और देश के लोगों को काम पर रखने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यकाल में देश की जीडीपी में इजाफा हो रहा है। इसी साल 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति की शपथ ली थी। I truly believe that the first 100 days of my administration has been just about the most successful in our country's history. Most importantly, we're bringing back jobs. You ask the people of Michigan, you ask the people of Ohio, you can ask the people of Pennsylvania, see what's happening, see the car companies come roaring back in. They don't want to leave. They want to stay here. They want a piece of the action. Our country is going up and it's going up fast. Our companies are doing better. तुर्की में करीब 4000 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में करीब 500 अकादमिक और 1000 से ज़्यादा सैन्य कर्मचारी शामिल हैं। इससे जुड़े आदेश शनिवार को पारित किया गया। तुर्की में पिछले साल हुई तख्ता पलट की कोशिशों के बाद उपजी आपात स्थिति के चलते तुर्की सरकार ने ये फैसला लिया है। तब से लेकर अब तक 47,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि 1 लाख लोगों को आतंकी संगठनों से संबंधों के आरोप में बर्खास्त किया गया। तुर्की अमेरिकी मूल के मौलवी फैतुल्लाह गुलेन पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाता रहा है। मौलवी फैतुल्लाह गुलेन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। इस बीच तुर्की सरकार ने ऑनलाइन साइट विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल प्रतिबंध का कारण साफ नहीं किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक साइट पर तुर्की और कुछ आतंकी समूहों के बीच संबंध वाले आर्टिकल के चलते ये कदम उठाया गया। मलेशिया के इपोह में अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच खेला गया पहला मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो गया। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत की तरफ से पहला गोल आकाशदीप सिंह ने 19वें मिनट में किया, जबकि 25वें मिनट में ग्रेट ब्रिटेन के टॉम कैरसन ने बराबरी का गोल लगा दिया। फिर 47वें मिनट में मनदीप सिंह ने भारत को 2-1 से बढ़त दिला दी, लेकिन 53वें मिनट में ब्रिटेन की ओर से एलन फॉर्सिथ ने स्कोर को बराबर कर दिया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। भारत पिछले साल इसी टूर्नामेंट का उपविजेता रहा था। वहीं ये टूर्नामेंट 29 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा मेज़बान मलेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया की टीमें हिस्सा ले रही हैं। एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट में पहली बार 2 भारतीयों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। महिला एकल फाइनल में जोशना चिनप्पा का सामना दीपिका पल्लिकल से होगा। इससे पहले जोशना चिनप्पा ने सेमीफाइनल मुकाबले में हांगकांग की टोंग विंग को 11-6, 11-4, 11-8 से हराया। वहीं दीपिका ने एनी एयू को 11-9, 7-11, 11-9 से मात दी। वहीं सौरभ घोषाल ने भी सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सौरभ ने हांगकांग के लियो एयो को 11-6, 11-7, 11-3 से हराया। अब फाइनल में उनका सामना हांगकांग की मैक्स ली से होगा। भारत के टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन फ्लोरिडा में चल रहे एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। रामकुमार ने सिंगल्स के सेमीफाइनल में इटली के एंड्रिया आर्नाबोल्डी को 6-2, 5-7, 6-4 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच करीब 2 घंटे 34 मिनट तक रोमांचक मुकाबला चला। फाइनल में आज रामकुमार का मुकाबला स्लोवेनियाई खिलाड़ी बलाज रोला से होगा। वहीं लिएंडर पेस भी अपने जोड़ीदार के साथ टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला अर्जेंटीना की जोड़ी से होगा। भारतीय सिनेमा जनक दादा साहब फाल्के की आज 147वीं जयंती है। दादा साहब मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि भारत आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है। राज्यसभा टीवी की एक महान व्यक्तित्व को भावभीनी श्रद्धांजलि।
पंडीराज गोविंद फाल्के या कहें दादा साहब फाल्के अपने आप में संपूर्ण कलाकार, लेकिन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के इस छात्र को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने से पहले पेंटिंग, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग तक सीखनी पड़ी। अंग्रेजी फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट ने उन्हें भारतीय कथाओं के आदर्श पुरुषों पर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह नींव पड़ी राजा हरिश्चंद्र की। दादा साहिब का जुनून ऐसा था कि इस विधा को सीखने और समझने के लिए उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन का भी दौरा किया। हालांकि मुश्किलें कम नहीं थीं। हरिश्चंद्र के किरदार के लिए तो कलाकार मिल गया, लेकिन तारामती के लिए कोई महिला आगे नहीं आई। ऐसे में उन्होंने एक खानसा में अन्ना सालुके को इस रोल के लिए तैयार किया। इसके बाद भी कई बाधाएं आती रहीं। इन बाधाओं से निपटते करीब 7.5 महीने बाद 3 मई 1913 को पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर्दे पर दर्शकों को देखने को मिली। दादा साहब फाल्के ने पौराणिक कथाओं पर आधारित 95 मूक फिल्में बनाई, जिसमें मोहिनी, भस्मासुर और सत्यवान सावित्री प्रमुख हैं। हालांकि 40 के दशक तक वॉकी टॉकी का दौर आ गया था। ऐसे में उनकी मूक फिल्मों का जादू फीका पड़ने लगा था और कारोबारी सहयोगी ने भी साथ छोड़ दिया था। ऐसे में दादा साहब फाल्के के सामने सिर्फ रिटायरमेंट का रास्ता ही बचा। उनकी मृत्यु के करीब 25 साल बाद भारत सरकार ने उनके नाम पर देश के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की। 2009 में उन पर आधारित मराठी फिल्म हरिश्चंद्राणी फैक्ट्री को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया। ये दादा साहब फाल्के की ही देन है कि एक शताब्दी बाद आज हिंदुस्तान फिल्में बनाने में सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिरी में एक नजर हेडलाइंस पर। ईवीएम पर जल्द होगी सर्वदलीय बैठक, मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान, कहा चुनावों में वीवीपैट से बढ़ाई जाएगी पारदर्शिता। प्रधानमंत्री की 3 तलाक पर राजनीति नहीं करने की सलाह, कहा महिलाओं को हक दिलाने के लिए आगे आए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग, विपक्ष ने बताया कथनी और करनी में अंतर। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, नामांकन नहीं कराने पर ड्यूटी और क्रेडिट होंगे रद्द। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित आय का ब्यौरा देने का भी आज आखिरी दिन। सूचना लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना में ठनी नवाज शरीफ ने करीबी सहयोगी तारिक फातमी को किया बर्खास्त, सेना ने बताया अधूरी कार्रवाई। और मलेशिया में अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज, भारत और ब्रिटेन के बीच पहला मुकाबला रहा ड्रॉ, आज न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए डिस्कोर्स।